हेलो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आप लोग सब अच्छे से होंगे और अगर कुछ है भी प्रॉब्लम तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। एज टाइम पासेस थिंग्स हील्स, पीपल हील्स, एवरीथिंग जस्ट बिकम्स नॉर्मल। सो या, trust Allah subhanahu wa ta'ala and do what you are doing and be constant in doing what you are doing. So today we are going to deal about the chapter in physiology, homeostasis. So this chapter holds very special, very important role plays into the physiology. How is that? So if you know how the normal body is, then only you'll know how the abnormal body is. So this chapter will tell you how the body functions, how it functions on itself and on others. Like there are some mechanism over here which we're going to learn. So what do you mean by homeostasis? What do you mean by home? We have already learned this in the previous lectures. During the NEET classes we have known like homeo means same and stasis means standing या फिर static. Already we have known in the physics static means like a standing position or something like that. So homeostasis, what it actually means, the definition of it: maintenance of constant internal environment of the body. इट मीन्स दैट हमारे बॉडी में कोई एक इन्वायरमेंट है, जैसे नेचर का एक इन्वायरमेंट होता है जिसको मेंटेन करना होता है, तो हमारी बॉडी का भी एक इन्वायरमेंट है जिसको मेंटेन होना है और उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन होना है. अगर उसमें थोड़ा भी डाइफर हुआ तो डिसीज़ अरोजल हो सकती है. सो वी हैव टू मेंटेन दैट. इसको बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस. इसका इम्पॉर्टेंस हमें कब पता चला था? 19th सेंचुरी में बाय अ ग्रेट बायोलॉजिस्ट नोन एज क्लॉड बर्नर्ड. एंड द टर्म जिसने ये टर्म दिया होम्योस्टेसिस वो था वॉल्टर बी कैनन. दिस कुड कम इन MCQ, सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट. सो अदर देन दैट, व्हाट आर द वेरियस रोल्स ऑफ द बॉडी इन द होम्योस्टेसिस? बहुत सारे बॉडी के सिस्टम्स हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, विच मीन्स होम्योस्टेसिस. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज वॉच. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ अबाउट द pH. एज़ वी हैव ऑलरेडी बीन नोन कि pH कितना होता है नॉर्मली, क्रिटिकल वैल्यूज़ का कितना होता है, तो 7.4 होता है. सो व्हाट हैपन अगर इससे ज़्यादा हुआ टिश्यूज़ का, अगर अल्टर हुआ 7.4 से, इफ़ यू कैन बिलीव अगर 6.4 हुआ तो एसिडोसिस होगा. 9.4 हुआ अल्कलोसिस होगा. व्हाट डू मीन बाय एसिडोसिस? एसिडोसिस का मतलब होता है डिक्रीज़ होना pH में. जैसे कि 7.4 से 6.4 हुआ तो ऑब्वियसली टिश्यू सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सेल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को मेंटेन करता है. हाउ इट इज़ बीन मेंटेन? थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड, किडनी. अब ये सारी चीज़ें जब तुम आगे पढ़ोगे, एज यू गो थ्रू द सिस्टम वाइज, यू विल इवेंचुअली नो कि हाउ दे डज दैट. अगर तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करो तो वो कैसे बॉडी के pH को मेंटेन करके रखता है, कैसे किडनी मेंटेन करता है pH को. तो जब तुम आगे पढ़ोगे, किडनी के बारे में पढ़ोगे, तो यू विल अल्टीमेटली नो हाउ डज इट मेंटेन. ओवर हियर यू हैव only you have to know about all those things, how it has been maintained. So कुछ सिस्टम्स होते हैं, ठीक है. फिर आता है सेकेंड एग्जाम्पल, बॉडी टेम्परेचर. We were moving forward on to the second example which is about body temperature. As we have already known कि हमारा body temperature कितना मेंटेन होता है, और internally 37.5 डिग्री सेल्सियस. अब ये कैसे मेंटेन रहता है? समझो कि ये बॉडी टेम्परेचर अल्टर हुआ, जैसे कि हाइपोथर्मिया होता है, पायरक्सिया होता है, तो इस टाइम पे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर अल्टर हो जाता है 37 से कभी 38, 39, 40. समटाइम्स इट इवेंचुअली गोज अप टू 100 ऑल्सो, विच इज़ नॉट गुड. तो हमारे बॉडी कुछ बॉडी के मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है, स्किन है, नर्वस सिस्टम से. ये सारी चीज़ें जो होती है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है. यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है सेल्स के लिए, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़. तो हमारी बॉडी के कुछ मैकेनिज्म्स है, कुछ सिस्टम्स है जो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं सेल्स को, टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से बॉडी सर्वाइव कर पाती है. फिर ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन कैसे मिलता है हमारी बॉडी को? थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. इन सारी चीज़ों की वजह से, और जो भी वेस्ट चीज़ होती है वो निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. दिस आर द सिस्टम्स विच आर इन्वॉल्व करेंटली and they are doing nothing but maintaining a constant internal environment. 7.4 एक मेरा pH. अब उसको कौन मेंटेन कर रहे हैं? ब्लड मेंटेन कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, ये लोग मेंटेन कर रहे हैं. तो अभी अगर तुम समझो तुम्हारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा pH का वैल्यू है वो
अल्टर होने वाला है. सो देयर विल बी इनिशिएशन या फिर arousal of a disease is going to happen. So these are all the various systems of the body which are eventually is concerned with maintaining a constant internal environment of the body. So as we study further, we are eventually going to study all the systems one by one, deeply, clearly and clarifiedly. So until then all you have to do is to know the examples. Like ये examples है जैसे कि skeletal muscles है, ये भी maintain करता है homeostasis. How it maintains, ये समझो कि तुम्हारे कुछ surroundings है which is not good for you. So those skeletal muscles जो होते हैं वो तुम्हें उस चीज़ से दूर लेके जाएंगे. So eventually it maintaining, ये तुम्हारा maintain कर रहा है. वैसे ही कुछ कंपोनेंट होते हैं अब होम्योस्टैटिक सिस्टम्स को मेंटेन करना है. जैसे कि तुम्हारे बॉडी पहले नॉर्मल था, फिर उसके अंदर कुछ डिविएशन हुआ. डिविएशन मतलब क्या होना, अल्टर हो जाना. चलो मैं फिर से पीएच का एग्जांपल देती हूँ, विच इज़ नथिंग बट 7.4. तुम्हारा अब नॉर्मली पीएच होता है 7.4. अब डिविएशन हुआ, कुछ तो चेंज हुआ, लाइक कुछ किडनी में प्रॉब्लम हुआ, कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ, तो तुम्हारा जो पीएच था 7.4 से थिंक कि 8.10 हो गया या 8.9 हो गया या फिर कुछ भी हुआ. तो अब वहाँ पे सेंसर्स होते हैं तुम्हारे बॉडी में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ डिविएशन हुआ है, तो वहाँ पे सेंसर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट हो है. सेंसर्स का मतलब क्या होता है, समझो तुम्हारे पास कुछ चीज़ है, तुमने लाइक उसको ऐसा अटैच किए. नॉर्मली हम कीज़ यूज़ करते हैं कार को ओपन करने के लिए, तो हम उस पर सेंसर्स होते हैं हमारी कार में जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं. फिर वहाँ से वो जाएगा कंट्रोल सेंटर. हमारा कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन के पास जाएगा. फिर इफेक्टार, ये सेंसर था जिसने डिटेक्ट कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है. अब इफेक्टार है, ये काम करेगा कि प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ पे काम करेगा, ये इफेक्ट करेगा ये. फिर समझो कि 7.4 था, क्यों हुआ था, किडनी में कुछ प्रॉब्लम कर था. अब ये किडनी को सही करेगा, करेक्शन जो आता है वो किडनी को आगे सही करेगा, और फिर से तुम्हारा जो नॉर्मल पीएच है 8.4 से 7.4 करेगा. सो दिस इज़ हाउ द होल साइकिल बिगिन्स एंड एंड्स. So this continuously work for each other. The sensor, detectors, the effectors and the control system, this eventually works together like a cyclic manner so that कि एक homeostatic maintain हो हमारी body का. Okay, this is clear. So इसके कुछ mechanisms होते हैं like homeostatic systems को maintain करने के लिए. As such we can talk about negative feedback mechanism और positive feedback mechanism. I already previously told you about the negative feedback mechanism. What was negative feedback mechanism? इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं लेना है. यहाँ पे क्या करते हैं, समझो कोई चेंज हुआ है तुम्हारी बॉडी में, ये क्या करेगा, उस चेंज को रिवर्स ही कर देगा. मतलब समझो तुम्हारी बॉडी में तुम्हारा बॉडी वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अब ये क्या करेगा, बॉडी वाटर लॉस को कम कर देगा. लाइक चेंज किया ना इसने, अब वो एब्जॉर्प्शन करने लगा है बॉडी में से वाटर को, उसको रखने लगेगा अपने पास. लाइक अब ये वाटर को रिटेंशन करने लगेगा. पहले क्या कर रहा था, डिक्रीज़ कर दिया था ऑलरेडी वाटर रिटेंशन को, तो अब ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा वाटर रिटेंशन को. तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब आता है पॉजिटिव. यहाँ पे क्या हो जाता है, ये क्या करता है, मतलब समझो कोई ऑलरेडी चीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे कि तुम्हारे रिसेप्टार्स है तुम्हारे यूट्रस के अंदर ऑक्सीटोसिन के, तो वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है. अब ऑक्सीटोसिन फिर खुद को ही स्टिमुलेट करने लग जाएगा ताकि और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आए और ज़्यादा लाइक इंटेंसिटी जो होती है ना वो चेंज की उस डायरेक्शन में उसको वो इंक्रीज़ कर देता है. तो वी कैन टॉक अबाउट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज़ दैट ये ऐसे रिएक्ट करता है दैट इट इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन द सेम डायरेक्शन. मतलब जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी चेंज हो रहा था यहाँ पे अब उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देगा. Okay, so this is how it does. Now let me explain you about negative feedback mechanism. It is very simple. All you have to do is to remember this graph which is on page number it doesn't matter because if you are using like it depends upon the addition, so page number differ from addition to additions. So I am currently using 7th one which has page number 72. All you have to do is to just go on to negative feedback mechanism का 2-3 ग्राफ है. I am talking about the ADH which is maintenance of water balance. यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा पहले ऑलरेडी नॉर्मल वाटर कंटेंट है. ओके, अब नॉर्मल वाटर कंटेंट था तुम्हारी बॉडी में, अब समझो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डिक्रीज़ हो गया तुम्हारा वाटर कंटेंट. अब डिक्रीज़ हुआ है, अब इसको क्या करना है, अब इसको इंक्रीज़ करना है, रिवर्स करना है उस प्रॉब्लम को. तो ये क्या करेगा, कुछ हमारे हाइपोथैलेमस होता है जिसके अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट हो जाते हैं. अब वो स्टिमुलेट हुए वो जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, वो उनको बोलेंगे कि तुम एडीएच सिक्रीट करो. एडीएच कुछ नहीं करता है, बस वो वाटर को अपने बॉडी में रिटेंट करने की कोशिश करता है. ओके, उससे फिर से बॉडी वाटर कंटेंट नॉर्मल हो जाएगा. अब समझो तुम्हारा बॉडी वाटर कंटेंट इंक्रीज़ हो चुका है, तो अब ये जितनी भी चीज़ें इसने यहाँ पे डिक्रीज़ के टाइम पे किया था ना, इसका अपोजिट करेगा. ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करे. कोई भी तरीके का लाइक स्टिमुलेशन नहीं होगा ऑस्मो रिसेप्टर्स को. जो एडीएच को ये इंक्रीज़ करा था पहले, अब उसको वो डिक्रीज़ कर देगा और वाटर रिटेंशन को भी कम कर देगा, जिसकी वजह से बॉडी का नॉर्मल वाटर कंटेंट हो जाएगा हमारी बॉडी में. ओके, दिस इज़ हाउ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क्स. ये क्या करता है, अरेस्ट करता है चेंज को या फिर रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ चेंज को.
ओके, फिर आता है समझो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा था, लाइक तुम्हारा हाथ लो, समझो यहाँ पे किसी ब्लड वेसल्स को इंजरी हुआ है, इंजरी हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। अब वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ओके, अब जो ये थ्रोम्बिन है ये अल्टीमेटली एक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन पे, ताकि वो कंटिन्यूसली और ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते रहे, ताकि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होते रहे, जिस वजह से कि फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। फिब्रिन क्या होता है, एक मैश जैसा होता है, जाली जैसा बनता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है उस जगह पे और रुक जाता है। वैसे ही पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का और एक एग्जांपल दिया गया है विच इज़ करेंटली माय फेवरेट, आई कैन से। आई हैव ऑलरेडी told you in all this, like this video I have already explained you 4 to 5 times about the receptors, about the oxytocin, ये क्या काम करता है, which is same. If you're gonna read this, like if you know the graph, you are very well. If you know positive, negative, all you have to do is to remember this two, I can say, mechanisms, which is like very good. Yeah.